नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का आज चौथा दिन। विपक्ष के तेवर काफी तल्ख हैं और ऐसे में दोनों सदन में देखिए जबरदस्त हंगामे के आसार हैं। हंगामे के आसार दिख रहे हैं और बिहार में देखिए जारी मतदाता पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर और अपराध के मुद्दे को लेकर विपक्ष सड़क से लेकर सदन तक हंगामा कर रहा है और इसके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है विपक्ष ने। आज विपक्ष के हंगामे के बीच देखिए सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी और चर्चा के बाद वोटिंग होगी। इसके बाद विनियोग विधेयक पेश होगा और बुधवार को वोटर लिस्ट रिवीजन पर जमकर हंगामा हुआ। देखिए दूसरे पाली में विपक्ष के वॉकआउट के बाद विधानसभा से 6 बिल पारित हुए थे। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, मानसून सत्र का आज चौथा दिन, आज क्या कुछ होने वाला है सदन में और क्या आज भी हंगामे के आसार हैं? बिल्कुल, देखिए लक्ष्मी, आज भी जो है वो हंगामे के आसार हैं और कल जिस तरह से फसल भाई वीरेंद्र और उप में क्या कहा ने कि आप माफी मंगवाइए, आप नहीं मंग कर देंगे। अमित, आपकी आवाज ठीक तरीके से हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। देखिए मानसून सत्र का आज चौथा दिन है और अभी तक 3 दिनों तक आपने देखा किस तरीके से एसआईआर के मुद्दे को लेकर, बढ़ते हुए अपराध को लेकर के हंगामा होता रहा। विपक्ष ने अपनी आवाज बुलंद की और एसआईआर को लेकर के यानी कि मतदाता पुनरीक्षण का जो कार्य हो रहा है बिहार में, उसको लेकर के काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है ताकि वोटर लिस्ट, जो फर्जी वोटर लिस्ट में से जो फर्जी वोटर्स हैं उनका जो नाम हटाया जा रहा है, इसको लेकर के विरोध किया जा रहा है। एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं अमित से। अमित, देखिए आज चौथा दिन है मॉनसून सत्र का, आज क्या कुछ होने वाला है सदन में और क्या आज भी हंगामे के आसार होंगे? बिल्कुल, आज भी हंगामे के आसार हैं। जो महागठबंधन के साथी थे, चाहे तेजस्वी यादव हो या फिर उसके अलावा हम बात कर ले दूसरे घटक दलों की, राजस्थान, सभी ने कहा कि जब तक सदन में एसआईआर पे बोलने के अनुमति पूरे तौर पे नहीं मिलेगी, हम अपनी बातों को नहीं रखेंगे, तब तक ये हंगामा जारी रहेगा। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के लोग हैं वो अड़े हैं कि भाई वीरेंद्र जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम उनकी बातों को नहीं सुनेंगे और यहाँ पे सदन की कार्रवाई जो है उसमें उन्हें शामिल जब वो होंगे तो हम अपनी बातों को पुरजोर तरीके से उठाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की टकराहट जो है वो आज भी देखने को मिलेगी, चाहे वो एसआईआर का मुद्दा हो, चाहे बड़े अपराध का मुद्दा हो, उसको लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर है और आज भी हमलावर रहेगा। क्योंकि कल ही घोषणा कर दी गई थी कि हम तब तक नहीं बैठेंगे चुप जब तक हमारी बात पूरी नहीं सदन में रखने का मौका मिलता है। और जिस तरह से विजय सिन्हा ने किया है, वो अगर अपने बातों से नहीं पीछे हटते हैं तब तक ये हंगामा जारी रहेगा। इस बीच आज बताते चले कि आज बिहार विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच जो है अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। चर्चा के बाद वोटिंग होगी और इसके बाद विनियोग विधेयक जो है वो पेश होगा। क्योंकि देखा जाए तो लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है एसआईआर के मुद्दे पे और इस बीच जो सदन की जो संसदीय कार्यप्रणाली है वो अपना काम सुचारू तरीके से कर रही है। कल भी जब सेकेंड हाफ में वॉकआउट कर गया था विपक्ष, तो तमाम जो विधेयक थे, 6 विधेयक जो है उसे सदन में सर्वसम्मति से पारित करवाया गया। सत्ता पक्ष के तमाम विधायक जो है वो ध्वनि मतों से इस बिल को पुरजोर अपना समर्थन दिया और फिर 6 विधेयक जो है वो पास हुए हैं। आज भी कमोवेश वही तस्वीर नजर आ सकती है। तेजस्वी यादव जब पहुंचते हैं क्योंकि नेता प्रतिपक्ष हैं और विधायक सभी घटक दलों के वो नेता हैं, तो वो क्या रणनीतिक स्ट्रेटजी आगे बनाते हैं, किस तरह से जो है विरोध प्रदर्शन होता है। हालांकि सुबह ही तेजस्वी ने साफ तौर पे एक अपनी ट्वीट के माध्यम से तस्वीरें साफ कर दी है कि विजय सिन्हा को लेकर के उनके तेवर तल्ख हैं और जो ट्वीट उन्होंने किया है उसमें साफ तौर पे निशाना विजय सिन्हा पे उन्होंने साधा है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आज एक बार फिर से जो तस्वीर है वो हंगामेदार ही रहेगी और इसकी कह सकते हैं कि पहली तस्वीर तेजस्वी के ट्वीट से साफ हो चुकी है। जी ठीक है अमित, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। देखिए बिहार में चुनावी चर्चा के बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की है। दिल्ली में कल देर रात कुशवाहा के आवास पर जाकर मांझी ने उनसे मुलाकात की और बिहार की मौजूदा
राजनीति पर चर्चा की। दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई है। देर रात उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात, और मुलाकात की ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। जीतन राम मांझी ने खुद जाकर के उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की है, और मांझी और कुशवाहा की ये मुलाकात जो है किस बारे में हुई है उसको लेकर अभी फिलहाल जानकारी यही मिल रही है कि जो इस वक्त बिहार की मौजूदा राजनीति है उस पर चर्चा की गई है। साथ ही साथ जाहिर तौर पर चुनावी साल है और चुनाव का इस वक्त माहौल भी गर्म है। चुनाव के लिहाज से ही ये दोनों जो मुलाकात है इन दोनों की वो काफी अहम मानी जा रही है। दोनों के बीच में करीब करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई है। शेखपुरा जिले में मतदाता पुनरीक्षण करने में देखिए बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। मतदाता पुनरीक्षण में शेखपुरा जिले को पूरे बिहार में पहला स्थान मिला है। सदर एसडीओ ने यह बताया है कि अब सिर्फ 400 मतदाताओं के प्रपत्र भरना जो है वो बाकी रह गए हैं। और अभी भी इस कार्यक्रम में 3 दिन बच रहा है, तो हम लोग इन 441 वोटर से भी सभी से फ़ोन के माध्यम से जो लोग बाहर हैं, अगर उनका वोटर कार्ड वो चाहते हैं कि इसी ज़िले में रहे, उनसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी हम लोग मंगवा रहे हैं। और बचे हुए 441 वोटर का भी हम लोग ससमय उनका जो अपलोड फॉर्म अपलोड करवा रहे हैं। तो कुल मिला के संदेश ये देना चाहते हैं कि पूरे ज़िले में किसी भी वोटर का हमारे यहाँ से नाम ऐसा नहीं कटने वाला है। जो मृत है या पलायित हैं या जो माइग्रेट कर गए हैं, यहाँ से नहीं चाहते हैं, कहीं और उन्होंने बनवा रखा है, उन्हीं का नाम यहाँ से वोटर लिस्ट में नहीं आएगा। और एक बड़ी खबर मोतिहारी से, जहां भारत नेपाल सीमा पर हिंदू नाबालिग लड़की के साथ आलम नामक युवक को गिरफ्तार किया गया। एसएसबी और स्वच्छ रक्सौल संस्था ने पकड़ा है। आपको बता दें कि गोपालगंज का रहने वाला आलम शादी का झांसा देकर के हिंदू नाबालिग लड़की को नेपाल ले जा रहा था, जहां पर लड़की को बेचने की तैयारी थी। आलम धीरेन्द्र बनकर के हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाया था। एसएसबी ने गिरफ्तार युवक को हरैया थाने को सौंप दिया है। वहीं नाबालिग लड़की को बालिग सुधार गृह भेज दिया गया है। सोमवार को भी एसएसबी ने देखिए शब्बीर को गिरफ्तार किया था, जो कि आकाश बनकर हिंदू लड़की को लेकर जा रहा था। तो यहाँ पर आप देखिए किस तरीके का ये जो खेल है वो चल रहा है। भारत नेपाल सीमा बॉर्डर पर दरअसल ये जो काम है वो किया जा रहा है। हिंदू लड़कियों को नेपाल ले जाकर वहाँ पर बेच दिया जाता है, और खासतौर पर नाबालिग लड़कियों को झांसे में लिया जाता है। रक्सौल में अक्सर बच्चियों को पकड़ा जा रहा है जो मानव तस्करी की शिकार हो रही है, और इन्हें ले जा करके देश विदेश या अन्य जगहों में बेचा जा रहा है। विदित हो कि कुछ दिन पहले छिंगुर बाबा का नाम बहुत तेजी से उभरा है हमारे समाज में, जो यूपी के रहने वाले थे, और ऐसे लोग कुछ लड़कों को टारगेट बना करके उन्हें पैसा खर्च करते हैं ताकि लड़कियों को फंसा सके, उलझा सके, प्रेम जाल में फंसा करके उन्हें ले जाके बाहर उनका शारीरिक शोषण कर सके। और देखिए आपको ये बता दें कि मोतिहारी में ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी सोमवार को ऐसी तस्वीर देखने को मिली थी, जहां पर एसएसबी ने एक्शन लेते हुए फर्जी हिंदू बनकर के लड़कियों की तस्करी करने वाले युवक को गिरफ्तार किया था। मोहम्मद शब्बीर, जो कि आकाश बनकर लड़कियों को सोशल मीडिया के जरिए प्रेम जाल में फंसाता था और तस्करी करता था। और आज हिंदू नाबालिग लड़की के साथ आलम को गिरफ्तार किया गया है। दोनों ही मामलों में लड़कियों को फंसाने का पैटर्न एक जैसा है। तो 2 तस्वीरें देखिए, एक 23 तारीख की और एक 21 तारीख की तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जहां पर एक शब्बीर नाम का व्यक्ति और एक आलम नाम का व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। और दोनों लड़कियों ने नाबालिग लड़की को झांसे में लिया था, और इन दोनों लड़कियों को बाहर ले जाकर के बेचने का प्लान था, यानी कि मानव तस्करी का, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ये जो मामला है वो सामने आया है, और इसको लेकर के पुलिस ने कार्रवाई की है। अब ऐसे में देखिए कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। न्यूज़ 18 का ये सुलगता सवाल, क्या मानव तस्करों के निशाने पर हिंदू लड़कियां हैं? ऐसी खबरें सुनने के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या इसके पीछे किसी बड़े नेक्सस का हाथ है? क्या कोई बड़ा नेटवर्क जो है इसके पीछे काम कर रहा है? बार बार हिंदू लड़कियों को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्या इसके पीछे किसी का हाथ है? हिंदू लड़कियों को टारगेट आखिर क्यों किया जा रहा है? क्या मानव तस्करों के निशाने पर हिंदू लड़कियां हैं? आइए बढ़ते हैं खबरों में आगे। देखिए, फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज बनाकर के अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी मामले में आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने गिरोह के मुख्य सरगना हर्षित कुमार से पूछताछ शुरू कर दी है। कोर्ट के आदेश पर देखिए बेऊर जेल से रिमांड पर लेकर ईओयू ऑफिस में उससे पूछताछ शुरू की गई, और अगले 2 से 3 दिन तक हर्षित ईओयू की रिमांड पर रहेगा। बताया जा रहा है कि ईओयू की टीम ने हर्षित से पूछताछ के लिए 100 सवालों की सूची तैयार की है।
पूछताछ के दौरान सीबीआई के भी एक अधिकारी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो 2 से 3 दिनों तक पूछताछ की जाएगी। यहां पर यह साइबर फ्रॉड का मामला है। पटना से खबर मिल रही है, मुख्य आरोपी हर्षित कुमार पर शिकंजा कसा गया है। फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज का यह मामला है। अब ईओयू की टीम ने पूछताछ शुरू की है। के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साइबर ठगी करने वाले हर्षित को आर्थिक अपराध ने रिमांड पर ले लिया है। और बताते ये चले कि कल जो है आर्थिक अपराध की तरफ से एक याचिका ईओयू की स्पेशल कोर्ट में लगाई गई थी, जिसमें हर्षित को रिमांड पर लेने के लिए आर्गुमेंट किया गया था, जिस पर सुनवाई करने के बाद ईओयू की स्पेशल कोर्ट ने जो है हर्षित को 3 दिनों का रिमांड जो है वो ग्रांट किया। ईओयू को कहा कि 3 दिनों तक आप हर्षित से पूछताछ कर सकते हैं। रिमांड जो है वो ग्रांट किया जाता है, जिसके बाद आज सुबह जो है हर्षित को रिमांड पर लेने के लिए आर्थिक अपराध की टीम जो है वो बेऊर जेल पहुंची और वहां से लेकर के हर्षित को आर्थिक अपराध कार्यालय पहुंच गई है। और यहीं पे जो ईओयू का साइबर थाना है वहां पे आर्थिक इकाई की जो टीम है वो पूछताछ करेगी। हर्षित से पूछताछ करने के लिए 100 के करीब सवाल जो है वो आर्थिक इकाई ने तैयार किया है। और हर्षित के साथ जो है और लोग गिरफ्तार किए गए थे। हालांकि उन सभी को अभी न्यायिक हिरासत में ही रखा गया है, लेकिन हर्षित को रिमांड पर लिया गया है। अगले 72 घंटे तक ईओयू की टीम जो है वो पूछताछ करेगी। और बताते ये चले कि इस पूछताछ के दौरान सीबीआई के जो डीएसपी रैंक के एक अधिकारी हैं वो भी मौके पर मौजूद रहेंगे। बताते ये चले कि हर्षित को जो है ईओयू ने विदेशी डिवाइस की मदद से फर्जी एक्सचेंज बनाकर साइबर ठगी करने के मामले में गिरफ्तार किया है। हर्षित थाईलैंड, वियतनाम, बैंकॉक साथ दूसरे जो देश हैं वहां पर स्थापित कॉल सेंटरों से आने वाले कॉल को अस्थायी कॉल में बदलकर ठगी की घटना को अंजाम देता था और बदले में उसे कमीशन की राशि जो है वो मिलती थी। चाइना से इक्विपमेंट जो है वो उपलब्ध कराए गए थे, सिम नंबर उपलब्ध कराए गए थे और उन सिम कार्ड के माध्यम से ये जो है वो गड़बड़ी करने का काम जो है वो लगातार हर्षित अपने टीम के सदस्यों के साथ किया करता था। चूंकि इस पूरे मामले में और भी बड़े नेटवर्क हैं, विदेशों से तार जुड़े हुए हैं, चाइना से तार जुड़े हुए हैं, तो इसी को खंगालने के लिए ईओयू ने जो है वो कोर्ट से आर्गुमेंट किया था, ईओयू के स्पेशल कोर्ट से, कि आप हर्षित को रिमांड पर दीजिए, उससे पूछताछ करनी है। कोर्ट ने रिमांड ग्रांट किया और अब ईओयू ने उसे रिमांड पर ले लिया है। अब पूछताछ जो है वो शुरू करती है। तो कह सकते हैं कि हर्षित जो है वो राज उगलेगा और उन राजों के आधार पर जो है उन खुलासों के आधार पर ईओयू आगे इस मामले में और भी जो लोग हैं शामिल उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के साथ सरकार वार्ता करेगी। देखिए, बेल्ट्रॉन से बहाल डाटा ऑपरेटर प्रोग्रामर हैं और 8 दिनों से हड़ताल पर हैं। आईटी विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने पहल की है और आज सुबह 10:30 बजे से बातचीत शुरू होगी। सचिव ने न्यूज़ 18 से बात करके ये जानकारी दी है। सेवा समायोजन, सेवा सुरक्षा, अपील प्रावधान समेत कई मांग है। तो हड़ताल की वजह से पंचायत से लेकर सचिवालय तक काम ठप है इस वजह से, और एसआईआर के काम को छोड़कर सभी काम को डेटा ऑपरेटरों ने ठप कर दिया है। गर्दनी बाग में देखिए सभी कर्मियों का प्रदर्शन जारी है और ऐसे में आज 10:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब बातचीत की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, देखिए बताया जा रहा है कि आज जो हड़ताल पर हैं डेटा ऑपरेटर, प्रोग्रामर, उन सभी से बात की जानी है। एक बार पूरी जानकारी दीजिए। देखिए लक्ष्मी, लगातार 8वें दिन जो है आज हड़ताल जारी है। तमाम जो बेल्ट्रॉन से बहाल जो डेटा ऑपरेटर हैं गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच न्यूज़ 18 ने खबरों को प्रमुखता से दिखाने का काम किया था, जिसके बाद आईटी विभाग के सचिव आईएएस अभय कुमार सिंह ने न्यूज़ 18 से संपर्क साधा और निश्चित रूप से उन्होंने भरोसा दिया है कि पूरे मामले पर सरकार ने संज्ञान ले लिया और आज 10:30 बजे सुबह में जो डेटा एंट्री ऑपरेटर की टीम है उन्हें बुलाया गया है वार्ता के लिए। हालांकि महत्वपूर्ण मांगे हैं जो वर्षों से रही है, सेवा समायोजन यानी अस्थायीकरण करने के साथ साथ प्रमोशन है या बाकी जो अपील का जो अधिकार है वो देने की मांग, तमाम मांगे हैं जो एक तरह से बड़ी चुनौती है विभाग के लिए। लेकिन जो डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं वो उम्मीद के साथ वार्ता के लिए जा रहे हैं और निश्चित रूप से आज फैसला हो जाएगा कि आखिर सरकार क्या करती है, क्योंकि सभी काम ठप हैं। बता दें, पंचायत से लेकर सचिवालय तक, डीटीओ कार्यालय, शिक्षा विभाग, तमाम जगहों पर जो डेटा ऑपरेटर हैं उन्होंने कंप्यूटर को शट डाउन कर दिया है। तो कुल मिलाकर न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है और 10:30 बजे के बाद देखना है कि आखिर सरकार क्या एक्शन लेती है और इनकी मांगों पर क्या विचार हो पाता है। लक्ष्मी, तो हड़ताल की वजह से क्या रजनीश एसआईआर के काम पर इसका असर पड़ रहा है? जो प्रोसेस है क्या उसमें गति जो है उसकी क्या धीमी हुई है?
बिल्कुल, जो भी डेटा है अपलोड करना, फीड करना और डेटा को सबमिट करना, सभी काम का जिम्मा जो है एक तरह से डेटा एंट्री ऑपरेटर को ही दिया गया है। लेकिन इस बीच जिस प्रकार से अल्टीमेटम 48 घंटे का इन लोगों ने दिया है, तो कहीं ना कहीं एसआईआर के काम पर भी असर पड़ सकता है और सरकार को इस बात का अंदेशा है। इसी वजह से वार्ता की अपील भी की गई थी और पहल भी की गई है। जी, और क्या इनके मुख्य मांगे हैं जिसको लेकर ये अड़े हुए हैं? देखिए, वर्षों से लगातार ये लोग चूंकि वेल्ट्रॉन से बहाल हुए थे और उसके बाद जो है एजेंसी के माध्यम से इन लोगों को पेमेंट का भुगतान होता है और सेवा स्थायी की कोई गारंटी नहीं है, कभी भी किसी की नौकरी जा सकती है। तो सेवा सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण मांगे हैं और अस्थायीकरण यानी समायोजन जो है एक तरह से उनको किया जाए, इसको लेकर लगातार हड़ताल जारी है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारी के लिए रजनीश। तो देखिए, आज न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सरकार जो है बातचीत करने के लिए तैयार हो चुकी है और आज 10:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब बातचीत होगी डेटा ऑपरेटरों से, प्रोग्रामरों से, और आज फैसला हो जाएगा कि आखिर इनका क्या होना है। बड़ी खबर सीवान के महाराजगंज थाना क्षेत्र से, जहां पर बदमाशों ने हथियार के बल पर फाइनेंस कर्मी से लूटपाट की। कर्मी से उसकी बाइक और मोबाइल उड़ा लिए गए। ये घटना महुआरी गांव के पास की है। बाइक सवार 3 बदमाशों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस देखिए फिलहाल मामले की कार्रवाई के लिए सीसीटीवी खंगाल रही है, यानी कि सीसीटीवी फुटेज को अब खंगाला जा रहा है। सीवान से यह खबर, हथियार के बल पर फाइनेंस कर्मी से लूट का ये मामला है। कर्मी से उसकी बाइक और मोबाइल भी उड़ा ले गए। बता दें आपको, ये जो घटना है वो महुआरी गांव के पास की बताई जा रही है। बाइक सवार 3 बदमाशों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। अब फिलहाल ये जो मामला है पुलिस के संज्ञान में है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। आदमी वहाँ पे आया, लोग पिस्तौल भिड़ा के गाड़ी छीनने लगा। उस सब लोग से हम बाजे, तब वो हम लोग को पिस्तौल भिड़ा के छीनने लगा। मोबाइल छीन लिया, नया मोबाइल था, गाड़ी छीन लिया। और सिवान से एक बड़ी खबर, कांवरियों से भरा हुआ देखिए पिकअप जो है वो पलट गया है। हादसे में 20 कांवरिया घायल बताए जा रहे हैं और 5 कांवरिया उनमें से ऐसे हैं जिसकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। यूपी के भाटपार के रहने वाले हैं सभी। बाबा धाम से जल चढ़ा करके लौट रहे थे कांवरिया अपने घर की ओर। इसी बीच जीबी नगर तरवारा के गंडक नहर के पास में हादसा हो गया और पिकअप पलटने की वजह से 20 कांवरिया जो हैं वो घायल हो गए हैं, जिसमें से 5 कांवरिया ऐसे हैं गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अब ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय, देखिए बताया जा रहा है कांवरियों से भरा हुआ पिकअप जो है पलट गया है। कितने लोगों की घायल होने की खबर है? सभी को इलाज के लिए सिवान सदर अस्पताल लाया गया है। ये सभी बोलबम बाबा की नगरी से जलाभिषेक करके यूपी के भाटपार जा रहे थे, चूंकि सभी यूपी के भाटपार के रहने वाले हैं। इसी दौरान जीबी नगर तरवारा थाना क्षेत्र के गंडक नहर पड़ता है, वहाँ एक बाइक की बचाने के चक्कर में कांवरिया से भरी पिकअप पलट गया है, जिससे वहाँ कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया। जब पिकअप पलटा तो स्थानीय लोग, जो मौजूद लोग थे, सभी को एक करके उठाया और इलाज के लिए सिवान सदर अस्पताल भेजा, जहाँ सभी की इलाज चल रही है। ये बोलबम गए हुए थे भगवान भोले पर जलाभिषेक करने के लिए और वहाँ से लौटकर यूपी के भाट पर अपने घर जा रहे थे, तभी सड़क हादसा हुआ। जी, और जो बताया जा रहा है 5 लोग ऐसे हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, उनकी क्या फिलहाल स्थिति है? जी, इसमें सभी में अगर देखा जाए तो सभी 20 लोग वहाँ पे घायल हुए हैं, जिसमें 5 लोग हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। उनकी स्थिति अभी खतरे से बाहर, लेकिन स्थिति चिंताजनक है। डॉक्टर की देखरेख में सभी की इलाज चल रही है। वही डॉक्टर अभी प्राथमिक उपचार कर रहे हैं। अगर डॉक्टर को लगे कि इनकी स्थिति गंभीर बनती जा रही है तो इस कंडीशन में उन्हें रेफर किया जा सकता है, लेकिन अभी जितने भी कांवरिया है सभी का इलाज सिवान के सदर। तो आखिर ये हादसा हुआ कैसे मृत्युंजय? ये सभी पिकअप में सवार होकर अपने यूपी घर जा रहे थे, तभी एक बाइक रोड क्रॉस कर रहा था। उसी को बचाने के चक्कर में जो ड्राइवर था वो अनियंत्रित खो दिया और जाकर खाई में पलट गया। क्योंकि बाइक उधर से तीखा मोड़ पड़ता है और दोनों तरफ से सकरा रास्ता है, और बाइक की बचाने के चक्कर में, बताइए जरा, जो स्थानीय लोग है ये बता रहे हैं कि बाइक के बचाने के चक्कर में पूरा हादसा हुआ है। जी, ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। बढ़ते खबरों में आगे, अब देखिए बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और इसको लेकर सख्त सजा का भी प्रावधान है। बावजूद इसके शराब माफिया बेखौफ होकर शराब बनाने और बेचने के धंधे में लगे हुए हैं। नवादा के वारसलीगंज में उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम ने भारी मात्रा में देसी शराब को नष्ट किया है। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं, वारसलीगंज के कुछ गांव में शराब माफिया झाड़ियों में छिपाकर देसी शराब बनाने में लगे हुए थे। छापेमारी के दौरान पुलिस ने करीब 12,000 लीटर देसी शराब को नष्ट कर दिया, साथ ही शराब की भट्टी को भी ध्वस्त किया है। हालांकि पुलिस की कार्रवाई के दौरान माफिया जो है वो जंगल से फरार हो गए हैं, लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं
शराब को बहा दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है। अब देखिए, नवादा के बाद इधर मोतिहारी में भी पुलिस ने देसी शराब के धंधे के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। पुलिस ने करीब 2000 लीटर देसी शराब जब्त करने और साथ ही साथ 3 लोगों को गिरफ्तार भी यहां पर किया है। पुलिस ने इस दौरान नेपाली शराब की भी बड़ी खेप जब्त की है। मोतिहारी पुलिस ने एक साथ सुगौली, पकड़ीदयाल, चकिया और संग्रामपुर में देसी शराब की यहां पर बनाने वालों पर शिकंजा कसा है। यहां पर छापेमारी में आपको बता दें कि जहां पर शराब बनाई जा रही थी उस जगह पर जाकर के शराब को नष्ट किया है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब 2 तस्वीर देखिए, नवादा की और मोतिहारी की। नवादा में भी शराब को नष्ट किया गया है। लगभग 12,000 लीटर नवादा में शराब नष्ट किया गया है। दूसरी तरफ भारी मात्रा में देसी शराब नष्ट किया गया है। मोतिहारी का ये मामला है और मोतिहारी में तो 3 शराब तस्करों पर शिकंजा कसा गया है, गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। अब देखिए, भागलपुर में गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। ग्रामीण जो है परेशान हैं। अपने हाथों से ग्रामीण जो है अपने आशियाने को उजाड़ने के लिए मजबूर हैं। सबौर प्रखंड के चायचक गांव में लगातार हो रहे कटाव से ग्रामीण दहशत में हैं। गांव की पक्की सड़क, मंदिर और पेड़ जो है वो गंगा में समाने के बाद अब कटाव गांव के मुहाने तक पहुंच गया है, जिसको लेकर अब ग्रामीण जो हैं वो घर को तोड़कर जितना उनके पास जरूरी सामान हो वो बचा करके प्रयास कर रहे हैं कि वो कहीं और चले जाएं। वहां पर पहुंचे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष रंजन ने और बात की है। मैं सबौर प्रखंड के ममलका पंचायत के चायचक गांव में आप देख लीजिए कि इस गांव का हाल क्या है। ये घर पूरा जो है वो अब खाली हो चुका है। इसमें बच्चे और घर के लोग रहते थे, लेकिन कल से जो है कटाव जो शुरू हुआ है उसके बाद पूरा घर सुनसान हो गया है और घर से सभी निकल गए। और घर को तोड़ने का काम यहाँ पर आप देख लीजिए कि किया जा रहा है कि कुछ सामान यहाँ से बचा कर निकाल लिया जाए, नहीं तो कटाव में जो है पूरा घर गंगा में समा जाएगा। जितना सामान बच सकता है वो बचाने की कवायद की जा रही है। यहाँ पर महिलाएं हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप ही का घर है? हमरो बेटी जमा के घर। हाँ, हमरो बेटी जमा किया 18 जगो छे। अरे जगो न छी बेटी जमा नंबर जगह देखि देना किया कितना किरी पे छी देना लिए तोड़ रहे हैं घर। घर तोड़िल छै, यहाँ के डूबे के कटे के गंगा जी लगी जा बिले के करते है, केना बचते काम रहते बेटी जमा दूसरा खन सामान पे गिरलो छै रोडवा पर। और सने जेवा कर ले जैस कम कर छे, घर बना के छे, अखने कोई से कोना जे घर और तो हमरा जगह देते रहे रा घर तोड़वाना पड़ रहा है। तो घर करवाना पर ले खाली वो के बारे कर ले छे, दवाल कॉलेज में तोरी की तो बता ले। तो आप देख सकते हैं कि पाई पाई कर लोग घर बनाते हैं और आज उसी घर को अपने हाथों से तोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि गंगा जो है अपने रुद्र अवतार में आ चुकी है और अब जो है इस गांव को समाने के लिए आतुर है। लेकिन जो मदद पहुंचनी चाहिए इन लोगों तक वो अभी तक नहीं पहुंच पाई है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। और इसी के साथ खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज़